27 क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रीजन है, ठीक है, उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ढंग से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस के अलाउंग है और ये मैग्नेटिक फील्ड x कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां रहेगी, z एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, ठीक है। A square loop of HL and carrying a current small I is placed with its edges parallel to XY axis। एक स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, इसकी एज दी है L, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखो जब भी करंट की डायरेक्शन नहीं दी होगी आपकी तो आपके पास फ्रीडम होती है, आप चाहो तो लूप में क्लॉकवाइज मानो या एंटी क्लॉकवाइज मानो, ठीक। तो जब करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती है तब आपसे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ही पूछ सकते हैं, डायरेक्शन कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है। करंट की डायरेक्शन जैसे आपने रिवर्स की, फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन नहीं दी तो हम किधर भी मान सकते हैं, मान लिया हम इस तरह से मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें आई, स्क्वायर लूप की साइड कितनी है L। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप। इस लूप पे कितना नेट मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड बस आपसे पूछा है, ठीक है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे इसको हम, अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, प्लस z एक्सिस के अलावा होगा, प्लस z एक्सिस ही है। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा वो हम कह नहीं सकते, क्यों, जब x नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो पूरा फैक्टर है हो सकता है ये 1 से बड़ा हो जाए, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव k क्या यानी माइनस z एक्सिस के अलाउंग हो जाएगा, ठीक। तो उधर हमें डील नहीं करना, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव साइड में डील करना है। तो आप देखो जरा इसमें फोर्सेस किसकी डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तो इस पे फोर्स जो लग रहा होगा dl क्रॉस b डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक, यानी इस तरह से फोर्स लगेगा, इसको नीचे की तरफ, इस पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, ठीक है। अब जरा देखो इस पूरे वायर को हम कंसीडर करते हैं, तो इस पूरे वायर जहां भी ये वायर रखा हुआ है इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ इस रीजन में, तो इस पूरे वायर के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है, तो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए 0, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इस पूरे वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा v नॉट k कैप, ठीक है। तो नेमिंग कर देते हैं, ऐसा करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ये a b c d। अभी हम बात कर रहे हैं dA की, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, तो इस पूरे वायर के लिए x कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा v नॉट k कैप, ठीक। तो फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फोर्स कितना लगेगा L क्रॉस b, इस तरफ लगेगा फोर्स, और वो लगेगा लेंथ इसकी L है, फोर्स ऑन d है, करंट I, लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड v नॉट, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, लेंथ इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा I L B, कितना फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक, F D A। अब जरा BC की बात करते हैं, तो BC के लिए x कोऑर्डिनेट कितना, तो ये लेंथ L है, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट इस पूरे वायर के लिए कितना होगा L, तो जब x की वैल्यू L पुट करोगे L अपॉन L 1 1 + 1 2 b नॉट k कैप, यानी इस पूरे रीजन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा 2 b नॉट k कैप, k कैप आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसका फोर्स कितना लगेगा L क्रॉस b, यानी इस तरफ लगेगा, और कितना लगेगा फोर्स F B C, करंट I, लेंथ L, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ 2 b नॉट, इस पे कितना फोर्स लगेगा F B C कह देते हैं इसको, ठीक। अब जरा इन दोनों पे देखते हैं, ये वायर और ये वायर, ढंग से देखना, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फोर्स तो नीचे लगेगा, लेकिन इस पूरे रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है x के साथ, और इस पूरे वायर के लिए x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, यहाँ x 0 से लेकर x कहां तक है, x = L तक है, तो इस पूरे रीजन का फोर्स कैसे फाइंड करेंगे वो आपको ढंग से समझना है। हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे आगे एक छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ होगी dx, करंट तो वही I फ्लो कर रहा है, और उस dx पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा v नॉट 1 + x / L k कैप, x क्योंकि यहां से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा v
वो आपका हो जाएगा बी नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल, और डायरेक्शन तो बताइए आपको क्या क्या। उस छोटे से एलिमेंट में जो फोर्स लगेगा dl dx क्रॉस बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कुछ नाम दे देते हैं उसको df। कितना फोर्स लग रहा है df, तो df कितना होगा, df का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I करंट, लेंथ कितनी है उसकी dx, और मैग्नीट्यूड कितना है तो वो है b नॉट 1 प्लस x बाई एल। ठीक, dx और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा I L B। ठीक, और dx बहुत छोटी लेंथ है, तो इस छोटी सी लेंथ पे मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, और वो कितना है b नॉट 1 प्लस x बाई एल। ठीक, तो ये आ गया df। अगर टोटल फोर्स निकालना है यहां से लेकर यहां तक पूरे वायर पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, I b नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस x बाई एल इंटू dx। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, 1 का x और x का x स्क्वायर बाई 2l, लिमिट 0 से लेकर l तक। l प्लस एल स्क्वायर बाई 2l, तो ये l बाई 2, और 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 3I L B नॉट बाई 2, इतना फोर्स लगेगा उस पर। क्लियर, तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, तो हम कैसे करेंगे, हम पूरा वायर कंसीडर नहीं करेंगे, पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और ये मानेंगे उस एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उतने छोटे से रीजन के लिए हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ गया फोर्स डाउनवर्ड। अब मुझे आप ये बताओ, इस वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस वाले वायर और इस वाले वायर में अंतर क्या है, इसकी लेंथ जितनी है उतनी लेंथ इसकी, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड x के साथ इसके लिए वेरी करेगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड x के साथ इसके लिए वेरी करेगा। इसमें और इसमें y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है, ये यहां, लेकिन x कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम है। इसके लिए भी x 0 से l वेरी कर रहा है, इसके लिए भी x 0 से l वेरी कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है, इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से बस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसमें फोर्स किधर लग रहा है, dl क्रॉस b डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें फोर्स किधर लगेगा, dl क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन। तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस तो नेट में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक, क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये वाला फोर्स कितना है, ये है I L B नॉट, और ये वाला फोर्स कितना है 2I L B नॉट है। तो नेट में जो फोर्स आएगा पूरे सिस्टम पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा 2I L B नॉट माइनस I L B नॉट, तो वो सिंपली कितना आ जाएगा I L B नॉट। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं। ये कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है इस तरह से, उसकी लेंथ दी आपको L, ठीक, स्मॉल L है ये लेंथ, लाइन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B के नॉर्मली रखा हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये मान लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ, ठीक, परपेंडिकुलर। मूव्स विद द वेलोसिटी v as shown in a figure, और ये इसी प्लेन में इसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल V। फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए वायर। वायर कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे एवरेज मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, ठीक। वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, लेकिन किसी डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे, ओवरऑल उनका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां पर हो ही रहा होगा, क्योंकि पहले वायर यहां है, फिर वायर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, यानी ये जो b वेलोसिटी होगी वो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी। क्यों, अगर वायर रेस्ट में है, ठीक, तो उनका रैंडम मोशन होगा, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर मूव करेंगे, कभी इधर रैंडम मोशन होगा, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, यानी उनके अपने मोशन की वजह से कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं आती है, ठीक, क्योंकि रैंडम मोशन होता है, ओवरऑल जहां से चलते हैं वही घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, तो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 0 ओवर ए टाइम पीरियड, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम पीरियड। लेकिन जब ये वायर यहां से यहां पहुंचेगा, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन था,
ये मूव कर रहा था इधर उधर मूव कर रहा था और कुछ टाइम के बाद वो इसी पॉइंट पे आ गया, लेकिन वायर तो यहाँ नहीं है, वायर तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आएगी उसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इस वेलोसिटी की वजह से होगा, वायर यहाँ से यहाँ जो पहुंच रहा है, ठीक। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसका एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा किसी इलेक्ट्रॉन पे, फॉर्मूला होता है मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड v है, v क्रॉस v, देखो v इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो v क्रॉस v आ रहा है अपवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो उसको फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक। इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। और v और v के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो सिंपली मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, 90 डिग्री एंगल है, क्रॉस प्रोडक्ट sin 91 होता है, EV इतना उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा वो भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक। एवरेज मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद क्या करें, बी पार्ट, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट एट वन एंड रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। अब हुआ क्या, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे कैसा चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, किस तरफ, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मान लिया क्या देते हैं इसको E, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, the redistribution stops when the electric force on a free electron balances the magnetic force, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो नीचे मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसको मैं FE में कहकर FM कह देता हूं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहे थे, कब तक मूव करते रहेंगे, जब ये नीचे मूव कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगेगा, FE इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो कितना होता है, वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो सिंपली क्या होगा, E इनटू E, और FM का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आया EVV, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का ये तब रुकेगा जब इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है अभी मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहे तो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ नहीं पहुंचेंगे, ठीक। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द वायर व्हेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप। जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब रुक जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट, नेट मूवमेंट रुक जाएगा नीचे की तरफ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, E into E, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, EVV, E से E कैंसिल कर लेंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो जाएगा तभी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। What potential difference is developed between the end of the wire, दोनों वायर एंड के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है E into D, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इनटू D, इसकी जो डिस्टेंस है D वो क्या है, L, तो ये क्या लेते हैं L, VVL, इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा उस रॉड के टर्मिनल के अक्रॉस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी कोई L लेंथ की रॉड V की वेलोसिटी से V के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, और ध्यान रखना ये लेंथ L, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है, जो EMF जनरेट होता है, वो कितना होता है, VVL, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना।